नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस ठंड का आनंद ले रहे होंगे अपने परिवार के साथ। और जो जहाँ भी हैं मस्त से रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत के भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटे हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। क्या? और उसमें हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को स्टार्ट कर दिए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने भागों में बांटे हैं ना, बेसिक चीज़ों को हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है, जिसको हिमालयी प्रदेश भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, चलिए, आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त से चल रहे होंगे। और सिर्फ आप लोगों के अच्छे रहने से ठीक नहीं होगा, ठीक है। हमारे पढ़ने का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। हमारे देश के बारे में भी सोचना चाहिए हमको, अपने समाज के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। देखिए, कुछ लोग इस चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको आज भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं जुटती है, ठीक है। आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग महलों में राज करते हैं, तो कुछ लोगों को इस ठंड में भी सड़क किनारे समय गुजारना पड़ता है। नहीं है तो आप लोग सब तो इस ज़िंदगी से गुजर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपको पता है कि कितनी झोपड़पट्टी है जिनको सड़क किनारे गुजारना पड़ता है। इस ठंड में ठीक से उनको कंबल नहीं मिलता है। आप तो मस्ती से, हम लोग तो अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उनका समस्या का समाधान कौन करेगा? और हमारे देश का हुक्मरान तो कभी नहीं चाहता है कि पूरी तरीके से अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी ख़त्म हो, क्योंकि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो वो अगले चुनाव में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? इसीलिए इसका सुधार कोई चाहे या नहीं चाहे, ठीक है, हम लोगों को करना है, क्योंकि हमें पता है कि समस्याएं वास्तविक रूप में कहाँ है। क्योंकि आज देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि एक अगर सामान्य परिस्थिति का लड़का अगर डीएम बनता है ना, तो वो डीएम नहीं बनता है, पूरा समाज का लोग डीएम बनता है, क्योंकि उनको पता है कि सुधार कहाँ करना है, परिस्थिति खराब कहाँ है। लेकिन एक डीएम का बेटा डीएम बनता है तो उनको कुछ पता नहीं रहता है वास्तविक रूप में समस्याएं कहाँ है। क्या उनको पता है? ये नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छी उस परिस्थिति को झेला ही नहीं है। लेकिन जो झेला है उनको पता है। इसीलिए आप लोग बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए, आगे बढ़ना है, कुछ समाज के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, ठीक है, ताकि परिस्थितियां ठीक हो सके। आप रिपोर्ट देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुछ लोग इस चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन धरातल की जानकारी है ही नहीं। और आजकल के सोशल मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है कि, और सोशल मीडिया को इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कुछ अलग चीज़ में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ तो कुछ लोग वहाँ, लेकिन वास्तविक जो धरातल की समस्याएं हैं उनको कौन दिखाएगा? उनको कौन दिखाएगा? आजकल के मीडिया वाले एंकरिंग करने लगे हैं, बैठ कर आराम से एंकरिंग झाड़ रहे हैं, लेकिन देश का हालत कहाँ जा रहा है उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? आपको आश्चर्यचकित होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, 2022 में जो भारत का रैंक था, 2022 में 121 देशों का सूची बनाया गया था। उसमें भारत का स्थान 107वां स्थान था। आप समझ सकते हैं, 107वां स्थान था 2022 में। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को छोड़ के अपना जो जितना पड़ोसी देश है ना, वो भी हमसे आगे है। ब्रिक्स देश भी हमसे आगे है, सोच सकते हैं, भारत से। 2023 में भी इसका रिपोर्ट आया और इसमें 125 देश ने भाग लिया और भारत का स्थान जानते हैं 111वां है। इन सब समस्याओं पे कौन बात करेगा? भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है और आप रिपोर्ट देखिएगा तो आश्चर्यचकित होगा आपको, ठीक है। यही GHI है 2022 में जो रिपोर्ट पेश किया था, इन्होंने कहा था कि भारत के लगभग 19.5 करोड़ लोग अल्प पोषण के शिकार हैं।
ठीक है, इन्होंने कहा था कि 19.5 करोड़ लोग, ठीक है, करोड़ लोग अल्प पोषण के शिकार हैं, यानी कि उनको 2 वक्त के जगह एक ही वक्त का भोजन खा के समय गुजारना पड़ता है, ये है। और एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, उसको NFH5 कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिवार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, इन्होंने 5 रिपोर्ट जारी किया, इन्होंने 5 रिपोर्ट जारी किया। और इन्होंने क्या क्या कहा उस 5 रिपोर्ट में? देखिए, 1 नंबर में उन्होंने कहा कि देश के लगभग 67% बच्चा, 67% जो 1 से 5 वर्ष तक का बच्चा है, 1 से 5 वर्ष तक का 67% बच्चा जो है वो एनीमिया के शिकार है, एनीमिया के शिकार है, यानी कि उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता है। एनीमिया मतलब होता है और रक्ततप्तता, मतलब कि खून की कमी। सोचिए, उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता है। देश का लगभग 67% बच्चा एनीमिया का शिकार है, ठीक है, एनीमिया का शिकार है, आप समझ सकते हैं। इन्होंने ही दूसरा रिपोर्ट में कहा कि भारत के 56% महिलाएं, 56% महिलाएं एनीमिया का शिकार है। आप सोचिए, एनीमिया का शिकार है, यानी कि हर दूसरा महिला को जो है खून की कमी है। और आपको पता है कि महिला, और इसका जो रिपोर्ट है ये 14 से लेके 49 वर्ष तक की, 14 से 49 वर्ष तक की 56% महिलाएं, यानी 50% से भी अधिक, हर दूसरा महिला को खून की कमी है, क्योंकि उनको ठीक से सही वक्त में भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। और आप जांच कराएंगे ना तो हर दूसरा महिला मतलब खून की कमी का शिकार है, क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं में मासिक चक्र चलता है और हर महीना उनका मतलब बड़ी मात्रा में जो है कि ब्लीडिंग होता है, ठीक है, जिसके कारण से उनको खून की कमी है और उनको सही वक्त का भोजन ठीक से मतलब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। और इन सब समस्याओं पे कोई बात नहीं करता है। बाकी पता ही है कि देश दुनिया आज किस चीज़ों की बात करता है। हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि देश में कोई भी पार्टी रहे, कोई भी हुक्मरान रहे, समाज का वास्तविक सुधार होनी चाहिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में। हमें और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। इसी के लिए तो हम जीते हैं, क्या इसी के लिए तो लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, भोजन के लिए। भोजन के लिए तो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है अपने परिवार को छोड़ के, और वो भी सही वक्त पे सही से नहीं मिल पाता है। इन सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए और आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि निचले स्तर के लोग ही जब ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे वही लोग सुधार करेंगे, क्योंकि वो समस्या को देखा है तो वो समस्या का समाधान ढूंढता है, ठीक है। और इन्होंने 5 रिपोर्ट, तीसरा में इन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक की आयु के जो 36% बच्चा बाल ठिगनापन के शिकार है। 5 वर्ष तक के जो है, 5 वर्ष तक का जो बच्चा है, ठीक है, उसमें 36% बाल ठिगनापन। आप सोचिए कि बाल ठिगनापन का मतलब होता है कि मतलब बौना हो जाना। उसको ठीक से, जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनका जो पेट में बच्चा है वो विकसित नहीं हो पाता है। और जब वो जन्म लेता है तो वजन कम, ज़्यादा छोटा, ज़्यादा दुबला पतला, ठीक है। और ये 36% ये रिपोर्ट है। उसके बाद 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 19% जो बच्चा है ना वो दुबलापन के शिकार है, दुबलापन का। इसी में 5 वर्ष तक की, ठीक है, 5 वर्ष तक की जो बच्चा है वो 19% जो है वो बाल दुबलापन का शिकार है। दुबलापन मतलब जिसका, उनका जितना वजन होना चाहिए उनका वजन उतना नहीं है। 5 साल का हो गया है, 5 साल के अनुसार जो उनका वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है, पतला दुबला है, नाटा हो जा रहा है। मतलब ठिगनापन का मतलब हो गया नाटा, ये बौनापन, ठीक है। और इसका मतलब हो गया दुबलापन, मतलब वजन से कम वजन होना, जितनी होना चाहिए उससे कम वजन होना। और इन्होंने एक 5वां रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, कि 2023 में उत्पादन ठीक नहीं होगा,
ठीक है। ये हम इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इस उत्पादन कम होगा, इसीलिए आने वाला समय में और ये समस्या बना हुआ रहेगा कि ये भूखमरी का, एनीमिया का, पौष्टिक भोजन नहीं मिलने का। उत्पादन कम होने का कारण है अल नीनो प्रभाव, वो ज्योग्राफी में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। तो इन सब समस्याओं पे कोई नज़र नहीं डालता है। आप लोग इस रिपोर्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको काम देगा। तो इन सब चीज़ों पे कौन बात करेगा, ठीक है। इसीलिए इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए और इस पे सुधार होनी चाहिए। कुछ लोग हवाई जहाज़ में उड़ते हैं तो कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सा समाज है, ठीक है। इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आजकल के सोशल मीडिया सिर्फ टीआरपी के चक्कर में कुछ से कुछ किसी के बारे में दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो मुद्दा है उनको कोई नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। और हमारा देश का हुक्मरान चाहता नहीं है कि हम शिक्षित हों। शिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे तो उनका पोस्ट नहीं रहेगा। ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत चीज़ें नहीं, जितनी चीज़ों को अन्य चीज़ों में, अन्य डेवलपमेंट में व्यस्त कर दिया जाता है, उसी चीज़ों को अगर वास्तविक रूप में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अगर ठीक से ध्यान दिया जाए ना, तो हमारा देश का हाल ऐसा नहीं रहेगा। ये चकाचौंध की दुनिया सिर्फ ऊपर से दिखती है, वास्तविक रूप में धरातल में जब आप जाएंगे ना, तब आपको नज़र में आएगा कि वास्तविकता क्या है। आज भी आप सड़क में दिल्ली में आ जाइए, बहुत सारे लोग सड़क में सोते हुए नज़र आ जाएंगे। हम लोगों को रूम में रहते हैं ना, फिर भी मतलब नहीं मन करता है कि कंबल से बाहर निकल के बैठें, रूम में भी। और वो लोग तो सड़क किनारे सोते हैं, उनकी हालों की चर्चा की बात कोई नहीं करता है। उनको भोजन ठीक से नहीं मिलता है, उनकी बात कोई नहीं करता है। बस चकाचौंध की दुनिया नज़र आती है लोगों को। इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मेरा काम है, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाना, इन सब चीज़ ये शिक्षा से ही संबंधित है रिपोर्ट। जब हम भी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो मेरा भी दिल मतलब कह जाता है अंदर से कि यार देश का हाल क्या है। कुछ लोग मतलब चकाचौंध की दुनिया में जी रहे हैं, कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। स्टूडेंट का हाल क्या है, किनको पता, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। शिक्षा की तो बात करते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि कुछ सुधार भी हो रही है और ज़रूरत है। वास्तविक रूप में हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, ये भी रिपोर्ट है। आप लोगों को रिपोर्ट का लिस्ट दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि यार दुनिया तो चकाचौंध दिख रही है, लेकिन वास्तविकता चकाचौंध नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में आज हम लोग बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसमें हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति, इस हिमालय की उत्पत्ति में जो है ना, 2 कारक का योगदान माना जाता है, ठीक है। एक तो तेथिस सागर, तेथिस सागर या भूसन्नति, भूसन्नति, भूसन्नति का योगदान, अभी इसको समझेंगे हम लोग, योगदान। और दूसरा है प्लेट विवर्तन की क्रिया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत नहीं समझेंगे, वो बता दिए आप लोगों को, ठीक है। प्लेट विवर्तन की क्रिया, प्लेट विवर्तन की क्रिया, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। एक तो तेथिस सागर या भूसन्नति का योगदान, और दूसरा क्या है, प्लेट विवर्तन की क्रिया, ठीक है। देखिए, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में आप लोगों को लिखा देंगे हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान में कीजिए, कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो आग का गोला था। उसके बाद पृथ्वी में धीरे धीरे मतलब द्वीप का निर्माण हुआ ना, और उसमें पानी भर गया लाखों वर्ष के बाद। ये सब चीज़ें बताए थे आप लोग। तो उस समय शुरू में आप लोगों को बताए थे कि 2 द्वीप का निर्माण हुआ, एक द्वीप और एक महासागर का निर्माण हुआ न। द्वीप का मतलब महाद्वीप। हम आप लोगों को बताए थे कि शुरुआती चरण में ये हमारा पृथ्वी था,
तो इसमें एक द्वीप का निर्माण हुआ था, ठीक है। हम आप लोगों को बताए थे कि एक द्वीप का निर्माण हुआ था और इसके चारों तरफ महासागर का निर्माण हुआ था। हम आपको समझा रहे हैं तेथिस सागर या भूसन्नति का योगदान। देखिए, इसके चारों तरफ महासागर का निर्माण हुआ था, बताए थे आप लोगों को। इस सागर का नाम था पेंथालासा, पेंथालासा ना, और इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया, बताए थे आप लोगों को, पेंजिया। अब आपको बताए थे उसके बाद इसमें विभाजन हुआ और ये टूटा। जब ये टूटा तो ऊपर दो भागों में बटा, उत्तरी और दक्षिणी। जो उत्तरी वाला भाग है इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक, अंगारा लैंड। और दक्षिणी वाला भाग का नाम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। और अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं, लॉरेशिया, ठीक है। और देखिए, और इसी के बीच में एक छिछला सागर का निर्माण हुआ यहाँ पे, ये वाला। चारों तरफ सागर तो रहा ही, लेकिन इन दोनों के बीच में सकरी पट्टी बन गई, तो यहाँ पे छिछला सागर का निर्माण हुआ। इस सागर का क्या नाम था? यही था तेथिस सागर, यही था तेथिस सागर। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में यही तेथिस सागर का योगदान है। माना जाता है कि यही तेथिस सागर जो है ना, हिमालय बन गया। अब ये कैसे बना, यही समझना है आपको। देखिए, हुआ ये, पहले अच्छे से समझिएगा आप लोग, एकदम क्लियर होके। देखिए, हम आपको बोले थे कि जब अंगारा लैंड टूटा था, अंगारा लैंड टूटा था, तब उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोपीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और नीचे में बना था आपका दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीकी, भारतीय, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट बना था। अब उसको बनाते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में जो हमारा पृथ्वी है, एक बार आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा ना, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बड़ा बनाते, नहीं तो फिर देखिए, एकदम हिमालय पर्वत का उत्पत्ति को समझ रहे हैं हम लोग कि कैसे हिमालय बना है, ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उत्थान, इसमें दोनों देखेंगे, उत्पत्ति और उत्थान को भी देखेंगे। उत्पत्ति और उत्थान, उत्पत्ति मतलब जन्म कैसे हुआ, उत्थान मतलब वर्तमान स्वरूप कैसे धारण किया, वर्तमान में पर्वत कैसे बना, अभी सब समझेंगे एक एक। देखिए, तो इसमें वर्तमान में जो महाद्वीप है ये है उत्तरी अमेरिका। देखिए, बस फटाफट बना देते हैं, ठीक है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और आप लोग भी मैप से सारा चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। अरे भाई, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और इधर आपका अफ्रीका है, ये हो गया अफ्रीका आपका, ठीक है, जो भी रहे। और इधर आपका एशिया है, समझिएगा थोड़ा सा। यही है भारतीय प्लेट, हमको यही समझना है। थोड़ा इधर बड़ा हो गया ना, इधर चलिए बड़ा ही करना है, तब समझना है सिर्फ कि मैप में, बस मैप समझना है आप लोगों को। मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे हम फटाफट बना दिए, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो मतलब कि टाइम लग जाएगा, इसलिए बना दिए, ठीक। मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक। ये जो भारतीय प्लेट है ना, ये वाला भारतीय प्लेट, ये प्रायद्वीप भारतीय, प्रायद्वीप मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। पूरे भारत नहीं, ऊपर वाला भाग नहीं, यही प्रायद्वीप बताए हैं पहले आप लोगों को। ये प्रायद्वीप भारत हुआ ये था, समझिएगा थोड़ा सा। ये जो गोंडवाना लैंड है, ये भारत इसी का हिस्सा था, क्योंकि गोंडवाना लैंड से ही क्या क्या बना, गोंडवाना लैंड से जो बना है,
एक सेकेंड, देखिए ग्रीन का ये गोंडवाना लैंड से बना है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये प्रायद्वीप प्लेट, ठीक है। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, ये किससे बना है? ये बना है आपका गोंडवाना लैंड से। अंगारा लैंड से रेड पेन से लिख देते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट ये बना है। अब देखिएगा तो हुआ ये कि उस समय भारत जैसा अभी है वैसा नहीं था, पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, जैसा अभी है वैसा उस समय नहीं था। उस समय क्या स्थिति था? उस समय जो है देखिए ये वाला भाग अगर आप देखेंगे तो इसमें चिपक जाता है, इसको नीचे करेंगे थोड़ा ऊपर बन गया है, नीचे करेंगे ना तो इसमें सेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको ग्लोब में दिखाते हैं, एकदम बस उत्पत्ति समझना है। देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको यहाँ पे आप सेट करेंगे तो सेट हो जाता है, सेट हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रायद्वीप भारत है आधा वाला भाग, देखिए ये जो प्रायद्वीप भारत है ये आधा हिस्सा ये यहाँ नहीं था, ये भारत का हिस्सा इसमें सेट था, इसमें यहाँ पे, यहाँ सेट था, इस ये जो है ऐसे करके यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये यहाँ सेट था, यहाँ, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, ये वाला भाग को यहाँ था, यानी यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है, और ये भारत का हिस्सा यहाँ पे सेट था, ऐसे करके ऐसे सेट था, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ सेट था। ये दक्षिणी वाला हिस्सा था, दक्षिणी वाला हिस्सा। भारतीय प्लेट क्या हुआ? अब भारतीय प्लेट हुआ ये कि ये खिसक करके यहाँ से खिसकते हुए ऐसे करके खिसकते उत्तर पूर्व की ओर गया, और यहाँ पे जोर से धक्का मारा। यहाँ पे जब जोर से धक्का मारा उसी से इस भाग में बन गया हिमालय पर्वत। यहाँ क्या बन गया? मतलब और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ बन गया हिमालय पर्वत। इधर से ये धक्का मारा तो इसीलिए बन गया हिमालय पर्वत। देखिए ये किस दिशा में गति कर रही है? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। इसीलिए हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि हिमालय पर्वत इस साइड ज्यादा पतला है, 180 से लेके 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, पतला, इधर जबकि 500 किलोमीटर चौड़ाई है। क्यों? क्योंकि इधर वो ज्यादा धक्का मार रही है, इसीलिए इधर सिकुड़ गया, इधर कम, इसीलिए इधर था इसकी चौड़ाई ज्यादा है। बताए थे ना। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये किससे हुई है? ये भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट में टकराने से। हम आपको बोले थे टकराने का मतलब दो प्लेट आपस में कौन गति कर रही है? अभिसारी गति। कौन गति? अभिसारी। हम बोले थे एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों धक्का मारता है, बीच में उत्थान होता है, इसको कहेंगे अभिसारी गति। इसी में हम आपको बोले थे कि दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तो अपसारी, विपरीत भ्रंश कगार का निर्माण होता है। बताए थे आप लोगों को पहले, ठीक है। तो इसी से भारत का हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब कहेंगे कि तेथिस सागर का क्या योगदान है। अब आप समझिए कि ये जो गोंडवाना लैंड है, दक्षिण वाला हिस्सा, ये दक्षिण में था, ये टकराया जाके किसमें? इसमें। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या हुआ? अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर को ले जाके अवसाद के रूप में क्या किया? अवसाद के रूप में गोंडवाना लैंड का भी और अंगारा लैंड का भी, दोनों से बहुत सारी नदियां प्रवाहित होके और अपना अवसाद को कहाँ जमा कर दी? यही तेथिस सागर में। और तेथिस सागर में जब यहाँ अवसाद जमा हो गया, समझिएगा, अवसाद जमा हो गया तो यहीं पे बन गया अवसादी परतदार चट्टान। अवसादी परतदार चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक। अवसादी परतदार चट्टान कहाँ जमा हो गया? यहाँ पे। अब समझिएगा, जब ये खाली जगह है ना, ये सब ये भारत कहाँ है? अब ये समझिए थोड़ा फिर से यहाँ, अब ये भारत यहाँ है, ठीक है, भारत कहाँ है? यहाँ है। तो ये सब हिस्सा किसका हिस्सा था? खाली जगह था, तो ये सब हिस्सा था यही इसी तेथिस सागर का, जहाँ पे बहुत सारा मलबा जमा हुआ था। अब जब ये साथ में इधर से गया तो ये जो अवसाद है इसको लेते हुए गया,
अवसाद को लेते हुए गया, और लेते हुए जाके इसमें जब टकराया तो ये जो अवसाद सब जमा हुआ था यही टकरा के ऊपर उठ गया, यही टकरा के ऊपर उठ गया और इसी से बन गया हिमालय पर्वत। अब समझिएगा, यही अवसाद में जो ज्यादा ऊपर उठ गया हिमालय बन गया, लेकिन अब उसके साथ साथ तो जो निचला वाला हिस्सा था, हिमालय का जो निचला वाला हिस्सा था, यही अवसाद से नीचे में बन गया मैदानी भाग, जिसको हम लोग उत्तर का मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब इसी से बना है। अब आपको समझ में आया? तो देखिए, यही अवसाद जब टकराया तो ही बन गया यहाँ पे हिमालय पर्वत, और उसके नीचे वाला भाग जो उठ गया वो हिमालय बन गया, जो नीचे धंसा हुआ रह गया वो मैदानी भाग बन गया। ठीक है, और ये उपजाऊ मैदानी भाग बन गया। और इससे आगे आगे समझेंगे। यही था आपका तेथिस सागर का सिद्धांत, यही था आपका तेथिस सागर का सिद्धांत। अब इसमें आपको थोड़ा सा लिखा देते हैं, बस आपको क्या करना है, ये भी फिगर बनाना है, ये भी फिगर बनाना है, और ये भी फिगर को दिखा देना है कि भारत पहले कहाँ था, भारत यहाँ था, ठीक, उसके बाद खिसक के यहाँ भारत धक्का मारा, ठीक है, और वहाँ पे बन गया हिमालय पर्वत। यहीं पे आप लोग दर्शा देंगे, यहाँ पे हो गया भारत, तो इधर धक्का मारा बन गया ये हिमालय, यहाँ हिमालय पर्वत बन गया, और उसके दक्षिणी वाला भाग में मैदान का उत्पत्ति हो गया। यही वाला हिस्सा तेथिस सागर था। अगर पूछेगा आपको वर्तमान में तेथिस सागर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि तेथिस सागर में, यहाँ पे आपको पता है ये भूमध्य सागर है ना, ये भूमध्य सागर भी तेथिस सागर का ही हिस्सा है वर्तमान में, जो दोनों के बीच में खाली जगह रह गया है। देखिए आप लोग मैप को देखिए, अब देखिए यहाँ पे रह गया है खाली जगह, भूमध्य सागर भी तेथिस सागर का हिस्सा, ये लाल सागर जो है रेड सी, ये भी हिस्सा है, ये वाला भाग में भी तेथिस सागर का हिस्सा है कि नहीं है, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, यही है बस इसमें कुछ नहीं है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सारा चीजें ज्योग्राफी तो यही सबसे आसान है कि समझना है आपको। ठीक है, अब आप लोग लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग, ये वाला हो गया आपका तेथे। अभी इसको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को अभी अच्छे से समझाते हैं, इसमें भी और कुछ नहीं है, बस उसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको साबित करना है। इसीलिए बस वही, ये प्लेट यहाँ जाके टकराया, अभिसारी गति हुआ, बस हो गया, उसको फिगर से समझा देंगे। अभी हम आपको पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको और फिगर से समझा देते हैं, लेकिन पहला ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा समझाने के लिए। ठीक है, उसमें लिखिए हिमालय एक नवीन पर्वत, नवीन वलित पर्वत लिखिएगा। वलित मतलब वलन, मतलब मुड़ के, वलन मतलब ऐसे करके, एक प्लेट इधर से एक प्लेट दोनों टकराया तो ये मुड़ गया, तो मुड़ना मतलब उसी को कहते हैं, मुड़ जाना का मतलब होता है वलन। ठीक है, वलन, उसी को कहते हैं वलित पर्वत। तो लिखिए हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप, अल्पाइन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप अंतिम क्रिटेशियस अंतिम क्रिटेशियस काल से टर्शियरी काल तक कई क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुई है, कई क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुई है, और वर्तमान में भी उत्थान क्रिया जारी है, वर्तमान में भी उत्थान क्रिया जारी है। देखिए अभी भी ये जो भारतीय प्लेट है ना, अभी भी इसको धक्का दे रही है इधर से, इसलिए धक्का दे रही है, इसीलिए तो आप लोग सुनेंगे कि पहले भारत एवरेस्ट चोटी, जो हिमालय की एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 था, उसके बाद 8,849 हुआ, और अभी हिमालय पर्वत की जो चोटी है उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर बताया जा रहा है, यानी 1-1 मीटर वो बढ़ रहा है। तो वो तुरंत नहीं बढ़ जा रहा है 1-1 मीटर। ठीक है, अब सोचेंगे मतलब कि इधर से जब ये भारतीय प्लेट धक्का दे रही है, ठीक है, इस प्लेट में, तो यहाँ बीच में हिमालय बन गया है, और जो इसकी जो सबसे, मान लीजिए चोटी है, ये सबसे ऊंचा वाला चोटी की ऊंचाई 8,850 हो गया है अब। ठीक है, आज जबकि आपको पता है कि इसमें बर्फ है, अब बर्फ जो है कि बहुत करोड़ों टन बर्फ हर साल पिघल के नदी में जाती है, फिर भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई घट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, ये प्लेट अभी भी इसमें क्या कर रही है, धक्का दे रही है, इसीलिए उत्थान क्रिया अभी भी जारी है। ठीक है, अब उसके बाद लिखिएगा हिमालय की उत्पत्ति के लिए 2 प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। अब आप लोग तेथिस सागर, अब एक दिखा देते हैं तेथिस सागर। ठीक है, अब लिखिएगा उसके बाद
अब इसको हम मिटाते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए 2 क्रियाएं, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर 2 क्रियाएं उत्तरदायी है। उसमें से अब है एक तेथिस सागर, उसका फिगर, एक और फिगर बनाते हैं आपको जो पूरा क्लियर कर देगा आपको। तो हम आपको बोले कि जो हिमालय की उत्पत्ति है, ठीक है, हिमालय एक क्या है, नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अंतिम क्रीटेशियस काल से, अंतिम क्रीटेशियस काल से उत्पन्न हुई थी और लास्ट काल तक भी इसका उत्पत्ति होते रहा है, यानी प्लीस्टोसीन काल तक भी इसकी उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको टर्शियरी का संरचना भी कहते हैं। अंतिम क्रीटेशियस काल से टर्शियरी काल तक में हुआ है, टर्शियरी काल तक, ठीक है। अभी आपको और समझाएंगे, क्वाटरनरी में भी कुछ हिस्सा है इसका, टर्शियरी काल तक में हुई है, ठीक है। और ये एक अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है, अल्पाइन भूसंचलन के कारण, अल्पाइन भूसंचलन आप लोगों को समझाए नहीं है शायद। देखिए कुछ नहीं है, अल्पाइन भूसंचलन का मतलब हो गया कि ये यूरोप का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आल्पस पर्वत है, ये वाला हिस्सा जो है आल्पस पर्वत है। तो जब आल्पस पर्वत की उत्पत्ति हो रहा था तो उसी समय इसका भी उत्पत्ति हो रहा था, हिमालय का भी। इसीलिए इसके आधार पे, ये आल्पस पर्वत के आधार पे जो है इसका नाम रखा गया, इसका ये जो मतलब जब उत्थान हुआ था तो उस उत्थान का नाम दिया गया अल्पाइन भूसंचलन, ठीक है, अल्पाइन भूसंचलन। तो जब इसका निर्माण हुआ तो उसी को नाम दिया अल्पाइन, इसीलिए उसी समय हिमालय की भी उत्पत्ति हुआ, इसीलिए इसको हम लोग भी कहते हैं अल्पाइन भूसंचलन के समय, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अल्पाइन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप, यानी कि यूरोप का अल्पाइन पर्वत जिसको आल्प्स पर्वत कहते, आल्पस। अब देखिए ये क्लियर हुआ। अब हम आपको बता रहे थे कि इसकी जो उत्पत्ति को लेकर 2 क्रियाएं उत्तरदायी हैं, एक तो तेथिस सागर और एक प्लेट विवर्तनिकी। अब तेथिस सागर तो आप लोग पूरा समझ गए, तेथिस सागर क्लियर हो गया। अब उसमें एक फिगर बना लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए, हाँ, इसमें तेथिस सागर सिद्धांत में देखिए, तेथिस सागर सिद्धांत में जो फिगर बनेगा आपका, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखा देते हैं हम। हिमालय की उत्पत्ति, लिखिए, हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर क्षेत्र में हुई है, तेथिस सागर क्षेत्र में हुई है। तेथिस सागर पेंजिया के विखंडन से प्राप्त अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित कम गहरा सकरा लंबा छिछला जलीय गर्त के रूप में था, छिछला जलीय गर्त के रूप में था। ऐसे क्षेत्र को भूसन्नति कहते हैं। अब आप लोग समझ गए। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत में, अब आपको बोले हम कि जो तेथिस सागर था, यहाँ पे इसका भी मलबा जमा हुआ, इसका भी मलबा यहाँ जमा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अवसाद जमा हो गया, अवसाद, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति इसी से हुआ है, इसी के मुड़ने से। इसीलिए हिमालय में अवसादी चट्टान भी पाया जाएगा, अवसादी परतदार चट्टान भी पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि प्राचीन उसका जब हिमालय का सर्वे हुआ, मतलब सर्च हुआ उसका, तो उसमें प्राचीन आग्नेय रूपांतरित चट्टान भी पाया जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग, अवसादी चट्टान तो पाया ही जाएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, ठीक है। उस जब हिमालय का सर्वे हुआ तब उसमें आग्नेय और आग्नेय रूपांतरित में कौन सा, नीस, शिष्ट, ये सब आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये भी पाया जाता है इसमें,
ठीक है, ये भी पाया जाता है। बस अब ज़्यादा नहीं लिखना है, क्षेपण ये सब क्रियाएं बस समझा देते हैं खाली, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा से अब कुछ फिगर बना लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इसमें 3 फिगर बनेगा। एक तो हो जाएगा आपका ये देखिए चारों तरफ इसका क्या था, ये चारों तरफ हो जाएगा महासागर जिसको पेंथालासा कहते हैं, पेंथालासा। ये बीच वाला हो जाएगा पेंजिया, पेंजिया, ठीक। उसके बाद ये पहला फिगर हो जाएगा। दूसरा फिगर में जब आइएगा, जब दूसरा फिगर में आइएगा, देखिए दूसरा फिगर में ये 2 भागों में बटा, पेंजिया 2 भागों में बट गया, पेंजिया सॉरी हाँ पेंजिया 2 भागों में बट गया, 1 और 2, ठीक। अब देखिए पेंजिया 2 भागों में बटा, ये दूसरा फिगर पेंजिया 2 भागों में बटा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला महासागर हो जाएगा, ये वाला महासागर हो जाएगा, ठीक। आप बीच में हो जाएगा, बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तेथिस सागर का निर्माण, ये तेथिस सागर का निर्माण हो जाएगा, ठीक। ये वाला एक जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। ये वाला हो जाएगा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक। उसके बाद जो तीसरा फिगर बनेगा, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर। इसी में अब देखिए इसी में क्या हुआ, इसका ये जो अंगारा लैंड, इसी से नदियाँ जो है अपनी जल से जो है अपने साथ अवसाद लेके इसमें जमा की, इसकी भी नदियाँ इसमें आके अवसाद जमा की। तो इसी समय जो है अवसादीकरण हो रहा था, अवसादीकरण हो रहा था न। अवसादी निक्षेपण तथा अवसादी निक्षेपण का मतलब आपको बताइए कि नदियाँ अपने साथ मिट्टी ला के जब मुहाने पे निक्षेपित कर देती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो अब पहले निक्षेपण होता है तब ना अवसादीकरण, तो पहले निक्षेपण और अवसादीकरण की क्रिया यहाँ हुआ, अवसादीकरण, अवसादीकरण। यहाँ पे 2 पेंजिया और पेंथालासा यहाँ विभाजित, सॉरी पेंजिया और पेंथालासा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे विभाजित होकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से यहीं पे नदियाँ क्या कर रही थी, निक्षेपण और अवसादीकरण का, यानी कि निक्षेपित होकर एक जगह अवसाद को जमा कर रही थी, ठीक। उसके बाद तीसरा फिगर में आप क्या दिखाइएगा, तीसरा फिगर में बस इसी में क्रियाएं उत्पन्न हुई, अभिसारी क्रिया। अब इसी में आप अभिसारी क्रिया को दिखा दीजिए, थोड़ा सा और नीचे इसमें थोड़ा सा अभिसारी क्रिया को दिखा दीजिए, ये ठीक है, फिर ये, और देखिए अब इसमें क्या हुआ, अब इस क्रिया में हम क्या दिखाएंगे कि ये जो अवसाद था, इसमें जो जमा अवसाद था, ये जो अवसाद था ये इस प्लेट में और इस प्लेट में गति उत्पन्न हुई, और उसमें कौन सा क्रिया हुआ, इसी में ये प्लेट इधर, यानी एक तरफ भारतीय प्लेट को मान लीजिए और एक तरफ यूरेशियन प्लेट को मान लीजिए, दोनों में गति उत्पन्न हुआ ना। ये दोनों प्लेट में जो है इधर से ये और इधर से ये प्लेट इधर गति किया, और जब गति किया तो यहीं पे ये कौन सा प्लेट था, यहाँ पे भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, यहाँ पे भारतीय प्लेट है, ये धक्का मारा तो यहीं पे किस चीज़ का निर्माण हो गया, यही अवसाद इधर से ये उठ करके बन गया हिमालय पर्वत, यही, बस यही तो क्रिया दिखाना है हमको, ठीक है। यहाँ पे तेथिस सागर में मलबों का क्या हो गया, वलन। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, तेथिस सागर में मलबों का वलन, ठीक है। यही हो गया आपका तेथिस सागर सिद्धांत न, क्लियर हो गया इस फिगर से कैसे हिमालय बना। अब देखिए, अब देखिए, हाँ ध्यान, अब इसमें ये बता दिया। अब अगला सिद्धांत क्या है, प्लेट परिवर्तन के सिद्धांत। अब इसी क्रिया को साबित करने के लिए
अब इसके बाद आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिए हिमालय की संरचना और ऊंचाई। हिमालय की संरचना, पहले नीचे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसको काटिए, लिखिए हिमालय की संरचना के अध्ययन से, हिमालय की संरचना के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है, यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इसमें अवसादी परतदार चट्टान के साथ साथ पृथ्वी की प्रारंभिक आग्नेय एवं आग्नेय रूपांतरित चट्टान भी पाई जाती है, जैसे ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि। चलिए उसके नीचे आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा हिमालय की संरचना और ऊंचाई, ऊंचाई, हिमालय की संरचना और ऊंचाई। वर्तमान स्वरूप के निर्धारण की व्याख्या, हिमालय की संरचना और ऊंचाई की वर्तमान स्वरूप के निर्धारण की व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। हिमालय की संरचना और ऊंचाई वर्तमान स्वरूप के निर्धारण की व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। अब आप लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझ लीजिए, एक फिगर बना देंगे बस क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या कहता है, देखिए अब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि एक तरफ जो है भारतीय प्लेट है और भारतीय प्लेट जो है अधिक घनत्व वाला प्लेट है। ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट का घनत्व क्या है, घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक, ठीक है, अधिक घनत्व है। और एक तरफ यूरेशियन प्लेट, एक तरफ क्या हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है एक तरफ, ये कम घनत्व का है, इसका घनत्व क्या है, कम है। दो प्लेट में आपस में हमको गति दिखाना है, दो प्लेट में आपस में हमको गति दिखाना है। तो देखिए अब इसको समझिए, तो ये जो भारतीय प्लेट है, ये देखिए ये भारतीय प्लेट एक तरफ और एक तरफ यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है और बीच में यहाँ पे तेथिस सागर में मलबा जमा है, बीच में मलबा जमा है, ठीक है, बीच में मलबा जमा है। और यूरेशियन प्लेट और तेथिस सागर प्लेट, सॉरी भारतीय प्लेट में कौन गति है, यहाँ पे अभिसारी गति को दिखाना है। यहाँ कौन सा गति को दिखाना है, अभिसारी गति को दिखाना है। बस अभिसारी ये है वाला हिस्सा है तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर, ठीक, इसका गति इधर, इसका गति इधर। अब हम आपको बोले थे जो कम घनत्व वाला प्लेट होगा, कम घनत्व, सॉरी ये अधिक घनत्व, ये वाला अधिक घनत्व, अधिक, इसका घनत्व क्या है, कम। आप लोग पूरा लिखिएगा नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। अब इसकी गति इधर है, इसकी गति इधर है, दोनों का गति इधर है, तो इसका जो है इस प्रकार से काम करेगा अंदर में क्रियाएं। अब देखिए जब भारतीय प्लेट का गति, भारतीय प्लेट जो है भारी है और यूरेशियन प्लेट हल्का है, तो जो भारी प्लेट होता है हम आपको बोले थे कि वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाता है, और नीचे जब धंस जाएगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग मैग्मा में समाहित हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, विनाश होने लगेगा। इसीलिए इसको विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं, बताए थे ना पहले, इसका विनाश होने, इसका इसी को कहते हैं छेपन होना, मतलब ये मुड़ के धंसने लगा तो इसको कहेंगे छेपन। आक्षेपित होकर ये वाला भाग मैग्मा में चला जाएगा नीचे, तो ये उसका विनाश होने लगेगा। अब देखिए जब विनाश होने लगेगा तो ये पहला फिगर है, ठीक। अब जब पहला फिगर में विनाश, अब दूसरा फिगर में क्या दिखाएंगे कि वो क्रिया के कारण उसमें तेथिस सागर में मलमऊ का वलन को दिखाएंगे। दूसरा में क्या दिखाएंगे, देखिए दूसरे वाला भाग में क्या हो जाएगा,
ये आप लोग ठीक से बनाइएगा, इधर था जगह कम है इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। अरे भाई साहब, देखिए अब ये जो इसमें गति जो कर रही है, अब ई वाला भाग में क्या हो जाएगा, वलन उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वलन। आप लोग सारा लिखिएगा, ये भारतीय प्लेट लिखिए, इसमें आप लोग भारतीय प्लेट, इसमें लिखिए यूरेशियन प्लेट। आइए यहाँ पे लिख दीजिए मलवों पे वलन, मलवों में वलन। यहाँ क्या होने लगा, मलवों में वलन उत्पन्न होने लगा। ठीक, ये वाला प्लेट क्षैपित होने लगा न, इसमें छेपन होने लगा। आप लोग पूरा सब चीज़ें लिखिएगा, इसमें छेपन होने लगा। ठीक, इसमें जो है छेपन होने लगा। अब जब ये छेपन होने लगा तो ध्यान दीजिएगा, आज ये मलबों में वलन होने लगा। जो अगला वाला फिगर आप लोग दिखाइएगा 3 नंबर, इसको हम इधर बनाते हैं 3 नंबर, उधर जगह नहीं है तो ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट, ये हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। ठीक, अब ये यूरेशियन प्लेट में अगले वाला भाग में अब वलन उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वलन उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, यानी ये प्लेट, भारतीय प्लेट जो है क्षैपित हो जाएगा, ये प्लेट क्षैपित हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, एक चीज़ें आपको अभी आगे क्लियर होगा। ये प्लेट क्षैपित हो जाएगा इसमें वलन होके बन जाएगा हिमालय। हिमालय, अब ध्यान रखिएगा, इस हिमालय से नदियाँ गिरेगी। ठीक है, ये नदियाँ अपने साथ मलबों को जमा करके लाएगी। यहाँ पे ये वाला हिस्सा में बन जाएगा, ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा। ये ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे न। अब एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, जब ये भारतीय प्लेट क्षैपित हुआ, ये कौन सा प्लेट है, भारतीय प्लेट। जब ये भारतीय प्लेट क्षैपित हुआ तो यहाँ पे मेग्मा क्या हो गया, यहाँ मेग्मा ज़्यादा हो गया। अब ये मेग्मा क्या करेगा, ऊपर उठने का प्रयास करेगा। यहाँ पे ऊपर उठने का प्रयास काहे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ये गल चुका है, ये नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये जब गला तो ये ऊपर उठने का प्रयास करेगा, इसीलिए इसी से आएगा भूकंप, ज्वालामुखी। इसी से देखिएगा, इसीलिए पर्वत भागों में ही ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, इसी से उत्पन्न होगा ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये जो है हिमालय का निर्माण इस प्रक्रिया से हुआ। ये तीसरा फिगर है आपका। ठीक है, ये तीसरा फिगर है, तो ये तीसरा फिगर में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तीसरा फिगर में ये आपका प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अधिक घनत्व वाले प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्षैपित हो गई, और कम घनत्व वाले प्लेट में वलन उत्पन्न हो गया, जो यूरेशियन प्लेट है। और वो यूरेशियन प्लेट मुड़ के वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अब ये आपका क्लियर हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए इसकी उत्पत्ति को लेकर के। मतलब इसमें जो आपका हिमालय में उत्थान, मतलब कि जो हिमालय है एक ही बार में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, हिमालय का उत्थान आप लोग लिखिएगा। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग हिमालय का उत्थान के बारे में लिखिए, उत्थान कब कब हुआ। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा हम बताते हैं एक चीज़ें। हिमालय का उत्थान 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है आपका। उत्पत्ति आप लोग समझ गए, उत्पत्ति ही दोनों लिख दिए, उत्थान एक जगह लिखिएगा आप लोग। उत्पत्ति ही समझ गए, अब उत्थान लिखिए। उत्थान, हिमालय में उत्थान आप लोग लिखिएगा, हिमालय में उत्थान आप लोग लिखिएगा। ठीक, अब देखिए हिमालय में मुख्य रूप से जो है ना, मुख्य रूप से तीन उत्थान को माना जाता है। ठीक है, और टोटल जो है टोटल 5 उत्थान को माना जाता है। टोटल 5 और मुख्य रूप से 3।
ठीक है, 3 उत्थान को माना जाता है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि ये वाला हिस्सा को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या? वो जो हम आपको कालक्रम बताए थे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, वो सबसे पहले प्री पैलियोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सेनोजोइक। इसको किसी भी हाल में आप लोग याद कर लीजिए। और लास्ट वाला है नियोजोइक। देखिए, इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। इसको 6 भागों में बांटे हैं, इसको जो है 6 भागों में बांटे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसको मेसोजोइक को 3 भागों में बांटे हैं, सेनोजोइक को 5 भागों में बांटे हैं, नियोजोइक को 2 भागों में बांटे हैं, 1 2। देखिए, अभी सब के बारे में बताएंगे। पहले आप लोग लिखिए, हिमालय का निर्माण दीर्घकालीन भूसंचलन का परिणाम है। हिमालय में 3 बड़े उत्थान तथा छोटे बड़े लिखिएगा, हिमालय का निर्माण दीर्घकालीन भूसंचलन का परिणाम है। भूसंचलन आप लोग समझ गए है। हिमालय में 3 बड़े उत्थान तथा छोटे बड़े कुल 5 उत्थानों को स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में भी उत्थान क्रिया जारी है। क्लियर? अब देखिए, हिमालय में प्रथम उत्थान, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, हिमालय में प्रथम उत्थान अंतिम क्रिटेशियस काल से इयोसीन काल तक हुआ। इस समय वृहद हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। देखिए, पहला में हम आपको बोले कि टोटल जो है कि 5 और मुख्य रूप से 3 उत्थान को सम्मिलित किया जाता है। जो प्रथम उत्थान उत्पन्न हुआ वो कब? तो अंतिम क्रिटेशियस काल में, प्रथम में। लिखिएगा आप लोग अच्छा से, अंतिम क्रिटेशियस काल से लेकर के कब तक? तो क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक हुआ। और इस समय वृहद हिमालय का उत्पत्ति प्रारंभ हुआ। वृहद हिमालय हम आपको कल बताए थे हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत को जो है 1 2 3 ये 3 भागों में बांटे हैं ना। ये हो जाएगा वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो वृहद हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। यहाँ पे लिखना है प्रारंभ, यहाँ ध्यान देना, ये प्रारंभ ही हुई है। ठीक है। अब अंतिम क्रिटेशियस का मतलब आप लोग इसमें याद कीजिए। अंतिम ये जो पैलियोजोइक है इसमें हम लोग बोले थे कि इसको 5 भागों में कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, उसके बाद ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। तो यही क्रिटेशियस काल से प्रारंभ हुई। और उसके बाद यहाँ सेनोजोइक में देखिए, यहाँ पे हम आपको बोले थे पैलियोसीन और इयोसीन, यानी यहाँ से यहाँ तक में वृहद हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ, यहाँ पे वृहद का प्रारंभ हुई है। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर रहा ना तो हिमालय कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा उत्थान है इयोसीन से। अब देखिए, सेनोजोइक में हम आपको बोले थे पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। तो जो दूसरा वाला उत्थान है आप लोग लिखिएगा दूसरा उत्थान इयोसीन से ओलिगोसीन काल तक हुआ। और इस समय भारतीय क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो दूसरा उत्थान जो है इयोसीन से, देखिए कितना क्लियर है, इयोसीन से ओलिगोसीन काल। और इस समय भारतीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अब जो तीसरा उत्थान हुआ इसी को समझना है। तीसरा अब लिखेगा, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेगा। तीसरा उत्थान ओलिगोसीन से लेके मायोसीन काल तक हुआ। इस समय सबसे बृहद उत्थान, इस समय सबसे बृहद उत्थान हुआ। अब मतलब कि फुल स्टॉप दीजिए, लिखिए इस समय बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। लिखिए इस समय बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप दीजिए। उसके बाद लिखिए मध्य मायोसीन काल में सबसे बड़ा उत्थान हुआ, उसी में लिखिएगा। यानी कि यहाँ पे इसको समझना है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन काल से लेके, ठीक है, इयोसीन ओलिगोसीन मायोसीन काल तक, मायोसीन काल तक इसमें कौन सा बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। और बृहद हिमालय की उत्पत्ति इसमें कौन सा हिमालय का प्रारंभ हुआ, इसमें ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति प्रारंभ हुआ, ट्रांस हिमालय। अब समझिए, हम आपको बोले थे ये 3 हिमालय तो है, इसके अलावा एक जो है काराकोरम लद्दाख जास्करी, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, ट्रांस, इसको मुख्य हिमालय कहते हैं, मुख्य, इसको ट्रांस। मुख्य को 3 भागों में, बृहद, मध्य, शिवालिक। ठीक, तो जो ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, बृहद की उत्पत्ति हुई और ट्रांस का उत्पत्ति प्रारंभ हुआ, ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति प्रारंभ हुआ। देखिए कितना क्लियर हो जाएगा। चौथा में मायोसीन काल से लेके, मायोसीन काल, ओलिगोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन काल तक। लिखिए प्लायोसीन काल तक। अब लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा तीसरा उत्थान, तीसरा हो गया। चौथा उत्थान, चतुर्थ उत्थान मायोसीन काल से लेके प्लायोसीन काल में हुई। इस समय मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इस समय जो है कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई और जो निचला हिमालय यानी इसकी उत्पत्ति हुई और जो शिवालिक हिमालय है निचला वाला, शिवालिक का निर्माण प्रारंभ हुआ। पूरा क्लियर हो गया ना आपको। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे देखना है, देखिए तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, तो ओलिगोसीन और मायोसीन में, तो ओलिगोसीन और मायोसीन में बृहद हिमालय। इस समय प्रारंभ किसका हुआ, ट्रांस का प्रारंभ हुआ, ट्रांस हिमालय का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद तो ओलिगोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन में जो है तो देखिए मायोसीन और ओलिगोसीन में मध्य हिमालय, तो ये मायोसीन और ओलिगोसीन में मध्य हिमालय की इस समय जो है शिवालिक का उत्थान प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, शिवालिक का उत्थान प्रारंभ हुआ। क्लियर, अब 4 हो गया। अब एक लास्ट वाला लिखिए आप लोग, लास्ट 5वां लिखिए। 5वां एवं अंतिम उत्थान प्लायोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक हुआ। इसमें हिमालय वर्तमान स्वरूप में ढल गया। 5वां वाला में फिर से बोल देते हैं कि 5वां एवं अंतिम उत्थान प्लायोसीन और प्लीस्टोसीन काल तक हुआ। इसमें हिमालय वर्तमान स्वरूप में ढल गया। यानी कि यहाँ पे मायोसीन, प्लायोसीन से लेके इस काल तक में, यहाँ पे प्लीस्टोसीन और लास्ट वाला तो होलोसीन है जो वर्तमान में चल रहा है, ये तो होलोसीन है। ठीक, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला प्लीस्टोसीन है। तो ये वाला हिस्सा में जो है हिमालय वर्तमान स्वरूप धारण किया। जो अभी जो हिमालय है वर्तमान में, एकदम क्लियर हो गया ना। पहला बार जो उत्थान हुआ यानी कि पहला बार जो हिमालय मुड़ा, कब, अंतिम क्रीटेशियस काल में, और इयोसीन काल में हिमालय की, वृहद हिमालय की जो ऊपरी हिस्सा है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक, उत्पत्ति हुआ नहीं, प्रारंभ हुआ अभी। दूसरा, इयोसीन से ओलिगोसीन में भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तीसरा उत्थान का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा ओलिगोसिन से मायोसिन काल में, ये बृहद हिमालय की उत्पत्ति और ट्रांस हिमालय का प्रारंभ हुआ न, उत्पत्ति प्रारंभ। और जो चौथा वाला है मायोसिन से प्लायोसिन में, इसमें मध्य हिमालय की उत्पत्ति और शिवालिक हिमालय प्रारंभ हुआ। ठीक, शिवालिक जो निचला वाला हिस्सा है ये शिवालिक, यहाँ पे आप लोग क्लियर हैं कि नहीं, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े ही हैं, तो इसमें आपको लिखने की हर जगह जरूरत तो है नहीं। ये वाला हिस्सा हो जाएगा बृहद हिमालय, ये वाला हो जाएगा मध्य हिमालय, ये वाला हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो आप लोग एक फिगर बना लीजिए ठीक से। कैसे, हम आपको कल बताए थे, एक फिगर ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांस हिमालय, यहाँ क्या लिख दीजिए ट्रांस हिमालय। आपको कितना अच्छा सुविधा, याद जहाँ लगे वहाँ ट्रांस हिमालय। इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई कब, ओलिगोसिन माय, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग माय, ओलिगोसिन माय। अब दूसरा यहाँ पे बनाइए, अब एक 2 3, ठीक है, अब ऐसे करके बनाए। अब इसमें लिख दीजिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, यहाँ लिख दीजिए मध्य हिमालय, ठीक है, नीचे वाला शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब आप लोग यहाँ लिख दीजिए बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुआ, आप लोग अब तीनों में एक एक करके स्पष्टता के साथ लिख दीजिए, फिगर में ही, कभी नहीं रटना पड़ेगा। हाँ, बस इसको खाली याद रखिएगा, आप लोग इसको क्लियर रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। कब हुआ, टर्शियरी काल में, क्योंकि देखिए टर्शियरी मतलब इसको हम बोले थे कोई संज्ञा नहीं, इसको प्राथमिक युग, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक, इसी को टर्शियरी कहते हैं, इसको चतुर्थक। तो देखिए इसमें उत्पत्ति तो अंतिम काल में प्रारंभ हुआ, वो भी बृहद हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुआ नहीं, इसीलिए हिमालय का मुख्य रूप से उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुआ, इसी को हम लोग टर्शियरी काल कहते हैं। और चौथा वाला भाग का कुछ हिस्सा जो प्लीस्टोसीन काल है, इसमें तो वर्तमान स्वरूप धारण किया, वर्तमान स्वरूप धारण किया, इसीलिए मुख्य रूप से हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी तृतीयक काल में हुई है, इसलिए हिमालय को टर्शियरी संरचना कहा जाता है, हिमालय को टर्शियरी संरचना कहा जाता है। ठीक है, अब आपको कहीं हमको नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत होनी चाहिए समझने में। ठीक है, अब आप लोग अच्छा देखिए, मेरा बोर्ड रहता है, जल्दी जल्दी लिखना होता है, आप लोग अच्छे से सजा सजा के राइटिंग को लिखिएगा फेयर के तरह। ठीक है, ये नहीं कि हम जैसे जैसे बना रहे हैं, हाँ फॉलो इसी तरह कीजिएगा आप लोग, बस आप लोग मतलब अच्छे से लिखिएगा साफ साफ। ठीक है, हम उतना मतलब सजा सजा के लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, अलग अलग पेन का यूज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ग्रीन ब्लू ब्लैक सारा चीज़ें, तो अच्छा भी लगेगा देखने में और एट्रैक्शन भी, और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और बाकी जितना मेहनत कीजिएगा लिखते वक्त आपको याद हो जाएगा। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपका माइंड सब चीज़ें एक्ट्रैक्ट होकर काम करता है, क्योंकि कुछ गलत नहीं पता, बृहद हिमालय ये लिखना है, आप अपने से लिखे हैं, नहीं भी याद रहेगा ना तो एग्जाम में आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे हम तो यहाँ पे नोट्स में ये लिखे थे, ऑप्शन से आप निकाल दीजिएगा। यही होता है मेहनत करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति भी समझ गए आप लोग, उत्पत्ति में तेथिस सागर और प्लेट विवर्तन की। उत्थान में 5 उत्थान है, मुख्य रूप से 3, क्योंकि 3 में ही तो हिमालय का योगदान है, तीसरा चौथा और 5वां में। ठीक है, पहला वाला में तो उत्पत्ति प्रारंभ हुआ, लेकिन चलिए आपको सब ध्यान में रखना है। ठीक, एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को अगले क्लास से थोड़ा सा खाली भूकंप क्यों आता है और भूसन्नति के बारे में, मतलब जो लैंड स्लाइडिंग होता है उसके बारे में, और भूकंप हिमालय का मतलब भूकंप जो है हिमालय में क्यों नहीं, सॉरी ज्वालामुखी हिमालय में क्यों नहीं आता है, भूकंप आता है ज्वालामुखी नहीं आता है। ठीक, लैंड स्लाइडिंग क्यों होता है अगले क्लास में बताएंगे। उसके बाद तब हम लोग हिमालय को मतलब कि बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग ये सब तो हिमालय के बारे में परिचय एक प्रकार से जान रहे हैं, कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे बना, कौन कौन उत्थान हुआ। अब वास्तविक रूप में देखना है कि वर्तमान में जो हिमालय है हमारा, कौन कौन चोटी है, कैसे कैसे विभाजित है। ठीक है, ये आपको हमको अब पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप लोग अच्छे से पढ़िए मस्त होके, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए।
ठीक है, कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, समझा देंगे। बाकी टेलीग्राम में भी आप मतलब कर सकते हैं। और नोट्स बनाते हैं तो आप लोग शेयर कीजिए टेलीग्राम में, कभी कभी टाइम मिलेगा तो हम चेक करेंगे आपका, ठीक है। अब बताएंगे कि कहाँ क्या है, क्या ये बेसिक चीज़ें यहीं से होगा आपका, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।